इसके मुताबिक देखें आप कि अगर नेट फोर्स 0 होगी यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा, तो जितना वेट होगा उतनी फोर्स अप्लाई हो रही होगी ऊपर, तो टेंशन और वेट दोनों इक्वल होंगे। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, ऊपर जो अप्लाई हो रहा होता है ये टेंशन है, नीचे इसका वेट है, तो दोनों फोर्स हैं। लेकिन तो ऊपर टेंशन ज्यादा है तो ऊपर की तरफ मूव होगा, तो हम कह सकते हैं टेंशन इज ग्रेटर देन वेट। तो ऐसे में अगर फोर्स मालूम करेंगे तो हम उसको डिटेल से पढ़ते हैं आगे कि उसको क्या कहेंगे और कैसे पढ़ेंगे। अब ये डायग्राम आपके पास बुक में भी मौजूद है। यहां पर देखें एक ऑब्जेक्ट है, वो ये नीचे की जानिब मूव कर रहा है। अगर ये नीचे की जानिब मूव कर रहा है तो इसका मतलब है ये टेंशन ऊपर की तरफ है, तो इसका मास ज्यादा है, मास 2 ज्यादा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वेट इज ग्रेटर देन टेंशन इस एरिया पे, अब बॉडी बी पे, और बॉडी ए पे वेट कम है और टेंशन ग्रेटर है, तो यहां पर ये हम कह देंगे टेंशन इज ग्रेटर देन वेट। अब यहां 2 तरह की फोर्स हैं। मैंने कहा कि अगर हम ये देखें कि वेट ऑफ बॉडी यानी W1 M1G है, उसका टेंशन T है, तो नेट फोर्स चूंकि वेट डाउनवर्ड जा रहा है इसलिए जो है वो हम कह देंगे W1 माइनस T। तो फोर्स मालूम हो जाएगी कि इन दोनों के दरमियान कितनी फोर्स है। नेट फोर्स जो एक्ट करती है बॉडी ए पर न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक वो है M1A। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, ये जो फोर्स है इसकी जगह पर जो है वो हम ये जो फोर्स है इसकी जगह पर हम पुट कर देंगे M1A, तो M1G माइनस T ये रहा, और फोर्स की जगह पर M1A हो जाएगा क्योंकि हम बॉडी A का जो है उसके बारे में हम इक्वेशन को फाइंड कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अब 2 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं बी पे, W2 M2G टेंशन T। अगर टेंशन ग्रेटर होगी वेट से तो इसका मतलब है T माइनस W2 हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि T माइनस M2G आ जाएगा, तो फोर्स जो है वो बराबर हो जाएगी T माइनस M2G। अब अगर यहां देखें तो चूंकि ये फोर्स जो है ये सेकंड बॉडी पे लगी है तो FMA के बराबर होता है, तो ये M2A हो जाएगा। अगर हम इक्वेशन 1 जो पहले हमने यहां पर देखें, जो इक्वेशन 1 यहां पर जो हमें दी हुई है ये, और इक्वेशन 2 जो यहां पर हमारे पास आई है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये टेंशन कट हो जाएगी और यहां आ जाएगा M1G माइनस M2G इज इक्वल्स टू M1A प्लस M2A। अब बात आ गई कि यहां पर G कॉमन है तो G कॉमन ले लेंगे, और यहां पर A कॉमन है और A कॉमन ले लेंगे, तो आप ये देखें ये हो जाएगा M1 माइनस M2G और इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2, और कॉमन आ गया A। अब हमें A मालूम करना है, तो M1 प्लस M2 जो है वो अपॉन में चला जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी A इज इक्वल्स टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 और इंटू G। अब ये अगर हम इसको A को किसी भी इक्वेशन में, चाहे आपके इक्वेशन 1 ले लें या 2 ले लें, दोनों में पुट कर दें, तो हम इसी तरह ही एक्सेलरेशन और टेंशन मालूम कर लेंगे। हम जैसे यहाँ पर देखें T माइनस यानी टेंशन वाली इक्वेशन ले ली हमने और बॉडी 2 की, माइनस 2mg इज इक्वल्स टू M2A, तो ये जो A है इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
अब यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया कि ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये जो a की वैल्यू है, ये a की वैल्यू उसको हम इसकी जगह पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हमारे पास जो है वो बात क्या आती है कि ये कैसे आया। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने ये देखा कि t इज इक्वल्स टू, अगर m2, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप देखें ये ना t, ये है t माइनस m2g, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, उधर चले जाएगा तो यहाँ आ जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा m2g और फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस, वो जो बाकी था, बाकी ये जो है ये आपके पास m2 और बाकी a, इसको एज इट इज यहाँ आ जाएगा m2 और एक्सेलरेशन का है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और यह आ जाएगा g। अगर हम इसको यहाँ पर देख लें तो आपको पता है कि यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ m2g है और यहाँ पर भी m2g है। आपकी मर्जी है कि अगर हम इसको एलसीएम कर दें तो ये अपॉन 1 हो जाएगा और m1 प्लस m2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा m2g, अगर हम यहाँ पर कॉमन भी ले लेते हैं तो भी यहाँ पर सही है। अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप ये देखें, ये जो चीज आपके पास आ गई, इसको जब हमने सॉल्व किया एलसीएम लेकर तो आप ये देखें t इज इक्वल्स टू m2g और ये एलसीएम होके ये इधर आ गया, तो आप ये देखें आपके पास आ गया m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2। तो आपके पास ये आ जाएगा अपॉन m1 प्लस m2। जब ये आ जाएगा तो आप देखें आपके पास ये आ गया। जब इसको हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो आपके पास यहां देख लें कि ये m1 और m2, ये m2 माइनस और ये m2 m प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये आ जाएगा m1 और m1 2m1। 2m1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको फाइनली आ जाएगा ये t 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 और यूं आपके पास ये फर्स्ट डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं हम केस 2 पे। केस 2 में जब दो चीज़ें हैं, अगर हम एक चीज़ हॉरिजॉन्टली स्मूथ सरफेस पे मूव कर रही होगी और दूसरा वर्टिकली मूव कर रही होगी, तो ऐसी सूरत में
हम ये देखेंगे कि हम इसको जो वर्टिकली जो मूव कर रही होगी उसे कहेंगे वेट 1, और जो ये होगा ये इसे कहेंगे वेट 2। तो ये डाउनवर्ड जा रही है, तो इसकी कंडीशंस आपको देखनी पड़ेंगी कि अगर ये डाउनवर्ड जा रही है तो इसका मतलब ये है कि वेट इज ग्रेटर देन टेंशन। तो वेट इज ग्रेटर देन टेंशन होगा तो F1 इज इक्वल टू W1 माइनस टी हो जाएगा, क्योंकि जो फोर्स हम मालूम कर रहे हैं उसमें वेट में से जो नीचे डाउनवर्ड जा रहा है और ऊपर टेंशन कम है, इसीलिए वो डाउनवर्ड जा रहा है, तो W1 माइनस टी हो जाएगी पहली इक्वेशन। और यहां पर अगर हम बॉडी बी में देखेंगे, मैं इसको आपको क्लियरली आगे भी बता दूंगा कि बॉडी बी में देखेंगे तो ये जब मूव करेगी तो आपको पता है कोई भी चीज मूव करती है तो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है। तो ये टेंशन जो है वो बराबर हो जाएगी फोर्स के, जो कि बराबर हो जाएगा M2A के। अब इसकी डेरिवेशन पे आ जाते हैं। यहां भी दो फोर्सेस हैं, M1 जो अगर A ऑब्जेक्ट पे लग रही है फोर्स, उसका वेट W1 है जो है M1G, उसका टेंशन है T। अब अगर नेट फोर्स मालूम करना होगा जो मैंने आपको बताया, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, अब ये देखें उस पर फोर्स 1 है तो यहाँ पे ये हो जाएगा F1, तो ये हो जाएगा वेट M1G माइनस T। तो न्यूटन्स वही जो मैंने आपको बताया, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है बॉडी पे। तो वो फोर्स जो है वो जो F बराबर है M1 के, तो यहां पर M1A को हमने पुट कर दिया। ये सब चीजें हम अभी पढ़ चुके हैं। अब आपको यहां पर देखना है एक चीज कि मैंने आपसे यहां पर बताया था कि जो दूसरी ऑब्जेक्ट है जो हॉरिजेंटल मूव कर रहा है, वो हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो उसके वेट के बराबर है, और वो है M2G। तो इसका मतलब है उसका वेट टेंशन के बराबर है और फोर्स के बराबर है। तो T इज इक्वल्स टू W2 इज इक्वल्स टू WF2, वो बराबर हो जाएगा M2G, क्योंकि W इज इक्वल्स टू mg है। अब हम आ जाते हैं कि अगर उसके मुताबिक देखा जाए तो मैंने अभी आपको कहा कि T इज इक्वल्स टू M2G हो जाएगा। अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, जो कि मैंने आपको बताया था, यहां पर आप देखें इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये T की जगह पर हम पुट कर देंगे M2G, तो क्या होगा, तो आप देखें तो ये आ गया M2A, यहां पुट कर दिया। अब आपको पता है ये माइनस में है तो ये उधर चला जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा M2A, और इन दोनों में अगर A कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा M1 प्लस M2, और अगर हमने M1 प्लस M2 को नीचे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा A इज इक्वल टू M1G अपॉन M1 प्लस M2। अब बात ये आ गई कि अगर हम इस A की वैल्यू को पुट कर दें इस इक्वेशन नंबर 2 में इसकी जगह पर, तो सिंपली हमारे पास आएगा M2, ये इक्वेशन पुट कर दी और हमारे पास एट लास्ट आ गया टेंशन M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। तो ये आ गया हमारे पास। हमने आज दोनों केसेस भी डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं फोर्स एंड मोमेंटम की। कहते हैं अगर कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहलाता है। कैसे, देखें जैसे ये है, अचानक से सामने कोई टकराई गाड़ी, तो वो अगर ओपन साइड होगा तो वो जंप करके सामने की तरफ जाएगा। अब लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या कहता है। कहते हैं द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरैक्टिंग बॉडीज, ये हमेशा कांस्टेंट रहती हैं। अब आप ये देखें, यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये देखें
आप यहाँ देखें कि इसके मुताबिक देखें आप कि अगर नेट फोर्स जीरो होगी यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा, तो जितना वेट होगा उतनी फोर्स अप्लाई हो रही होगी ऊपर, तो टेंशन और वेट दोनों इक्वल होंगे। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, ऊपर जो अप्लाई हो रहा होता है ये टेंशन है, नीचे इसका वेट है, तो दोनों फोर्स हैं। लेकिन तो ऊपर टेंशन ज्यादा है तो ऊपर की तरफ मूव होगा, तो हम कह सकते हैं टेंशन इज ग्रेटर देन वेट। तो ऐसे में अगर फोर्स मालूम करेंगे तो हम उसको डिटेल से पढ़ते हैं आगे कि उसको क्या कहेंगे और कैसे पढ़ेंगे। अब ये डायग्राम आपके पास बुक में भी मौजूद है। यहां पर देखें एक ऑब्जेक्ट है, वो ये नीचे की जानिब मूव कर रहा है। अगर ये नीचे की जानिब मूव कर रहा है तो इसका मतलब है ये टेंशन ऊपर की तरफ है, तो इसका मास ज्यादा है, मास 2 ज्यादा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वेट इज ग्रेटर देन टेंशन इस एरिया पे, अब बॉडी बी पे, और बॉडी ए पे वेट कम है और टेंशन ग्रेटर है, तो यहां पर ये हम कह देंगे टेंशन इज ग्रेटर देन वेट। अब यहां दो तरह की फोर्स हैं। मैंने कहा कि अगर हम ये देखें कि वेट ऑफ बॉडी यानी W1 M1G है, उसका टेंशन T है, तो नेट फोर्स चूंकि वेट डाउनवर्ड जा रहा है इसलिए जो है वो हम कह देंगे W1 माइनस T। तो फोर्स मालूम हो जाएगी कि इन दोनों के दरमियान कितनी फोर्स है। नेट फोर्स जो एक्ट करती है बॉडी ए पर न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक वो है M1A। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, ये जो फोर्स है इसकी जगह पर जो है वो हम ये जो फोर्स है इसकी जगह पर हम पुट कर देंगे M1A, तो M1G माइनस T ये रहा, और फोर्स की जगह पर M1A हो जाएगा क्योंकि हम बॉडी A का जो है उसके बारे में हम इक्वेशन को फाइंड कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अब 2 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं बी पे, W2 M2G टेंशन T। अगर टेंशन ग्रेटर होगी वेट से तो इसका मतलब है T माइनस W2 हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि T माइनस M2G आ जाएगा, तो फोर्स जो है वो बराबर हो जाएगी T माइनस M2G। अब अगर यहां देखें तो चूंकि ये फोर्स जो है ये सेकंड बॉडी पे लगी है तो F ma के बराबर होता है, तो ये M2A हो जाएगा। अगर हम इक्वेशन 1 जो पहले हमने यहां पर देखें, जो इक्वेशन 1 यहां पर जो हमें दी हुई है ये, और इक्वेशन 2 जो यहां पर हमारे पास आई है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये टेंशन कट हो जाएगी और यहां आ जाएगा M1G माइनस M2G इज इक्वल्स टू M1A प्लस M2A। अब बात आ गई कि यहां पर G कॉमन है तो G कॉमन ले लेंगे, और यहां पर A कॉमन है और A कॉमन ले लेंगे, तो आप ये देखें ये हो जाएगा M1 माइनस M2G और इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2, और कॉमन आ गया A। अब हमें A मालूम करना है, तो M1 प्लस M2 जो है वो अपॉन में चला जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी A इज इक्वल्स टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 और इंटू G। अब ये अगर हम इसको A को किसी भी इक्वेशन में, चाहे आपके इक्वेशन 1 ले लें या 2 ले लें, दोनों में पुट कर दें, तो हम इसी तरह ही एक्सेलरेशन और टेंशन मालूम कर लेंगे। हम जैसे यहाँ पर देखें T माइनस यानी टेंशन वाली इक्वेशन ले ली हमने और बॉडी 2 की, माइनस 2mg इज इक्वल्स टू M2A, तो ये जो A है इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
ये यहाँ से टकरा रहा है इससे, तो जितना ये यहाँ से टकरा रहा है सेम आइसोलेटेड सिस्टम ये यहाँ पर इसके ऊपर भी जा रहा है। देखें दोनों तरफ इक्वली जा रहा है और ये कहलाता है, ये कांस्टेंट है। तो ये कहते हैं कि अगर मोमेंटम इंटरएक्टिंग बॉडी, दो या दो से ज़्यादा इंटरएक्टिंग बॉडी पर जो एक्ट करेगा तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और ये देखें ये दूसरी एग्जांपल है। इसको आप ट्रक को, यहाँ मास इसका इतना है, वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और जब छोटी कार से टकराया तो आप कार की मास और उसका वॉल्यूम के हिसाब से उसका मोमेंटम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखें 30 इधर हो गया और यहाँ पर 30 हो गया, तो यानी दोनों में मोमेंटम जो है वो हाफ हाफ हो गया। अब आप यहाँ देखें वही चीज़ जो मैंने आपको बताया है, मोमेंटम ऑफ ए मूविंग बॉडी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। आपको नॉर्मली मैथमेटिकली पता है कि मोमेंटम बराबर है मास इनटू वेलोसिटी, तो हम इस तरह भी फार्मूला बना सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये हमेशा डायरेक्ट करती है टूवर्ड, इसकी डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होती है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है। ये देखें आप किस तरह ये आइसोलेटेड सिस्टम में ये आइसोलेट करती है। अब यहाँ पर आ गया इसका यूनिट, ऐसा यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड। और मोमेंटम डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, पहली आ गई आपके पास मास और दूसरी आपके पास आ गई वेलोसिटी। अब आप यहाँ देखें लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, अगर दो बॉडीज एक दूसरे पर एक्ट करेंगी तो टोटल मोमेंटम जो होगा वो बिल्कुल कांस्टेंट होगा। देखें जैसे यहाँ देखें ये इधर चला गया और इसका वाटर इस पे चला गया, तो दोनों का जो जितना जिसके पास था वो मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट रहा। टोटल मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड हमेशा कांस्टेंट रहता है दो बॉडीज के दरमियान। अगर हम ये देखें और ये सपोज कर लें कि ये इसके ऊपर m1 है और ये m2 है, तो मोशन से पहले इनिशियली आपके पास ये u1 और u2 है टकराने से पहले, तो आपको पता है इसका मोमेंटम हो जाएगा m1 u1 और इसका हो जाएगा m2 u2। तो दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। कब? टकराने से पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो टकराने के बाद जो है वो आपके पास आ जाएगा m2 u2 की तरफ चला जाएगा। तो टकराने के बाद जब वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी m1 v1 प्लस m2 v2। यूं इक्वेशन आपके पास आ जाएगी m1 v1 प्लस m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब फ्रिक्शन की बात करते हैं। फ्रिक्शन वो फोर्स होती है जो अपोज करती है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को। जैसे यहाँ पर देखें ये पुश कर रही है, ये पुश कर रही है, लेकिन ये जो नीचे है जो सरफेस के साथ एक्ट कर रही है ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाती जा रही है। अगर पुश ज़्यादा करते चले जाएंगे, फोर्स ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो फ्रिक्शन भी बढ़ती चली जाएगी। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये वो फोर्स होती है फ्रिक्शन की जो सेम अमाउंट में होती है और वो इक्वल होती है जो नीचे इक्वल फोर्स अपॉन जो उसकी लिमिट होती है, जिसके बाद फ्रिक्शन जो है वो स्टार्ट होती है और वो चीज़ मूव होना शुरू होती है। वो जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो स्टॉप करती है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को वो कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको हम एफएस से लिखते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके सरफेस रिएक्शन के। हम ये देख सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन एफएस है जो कि एफएस इज प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन। जो मैंने आपको ऊपर भी डायग्राम दिखाई थी कि अगर फोर्स यूँ लग रही है तो फ्रिक्शन को जो है वो उसका रिएक्शन है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाए तो उसके फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो जाती है। तो हर चीज़ का एक कांस्टेंट होता है, इसका म्यू कांस्टेंट है, यानी ये हो जाता है एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर या म्यू आर या म्यू डब्ल्यू, जो कि आर जो है ये नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है। तो आर इज इक्वल टू एम जी होता है क्योंकि डब्ल्यू भी एम जी के बराबर होता है, इसलिए एफ एस इज इक्वल टू हम अगर इस डब्ल्यू की जगह पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा एम और जी।
तो एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू